प्यारे साथियों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्थ की पाठशाला में। अर्थ की पाठशाला फिर से जम चुकी है। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस। ये टॉपिक आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक के तहत अगले हाफ एन आवर में हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि एमएसएमई होता क्या है, इसकी क्या महत्व है, टॉपिक के रूप में ये कितना इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट क्यों इतना फोकस कर रही है। इसके इंपॉर्टेंस को समझने के लिए मैं आपको दिखा देता हूं। लास्ट ईयर मेंस में भी सीधे इससे सवाल आया। मेंस अगर पेपर थर्ड देखेंगे तो पहला जो क्वेश्चन है वो यही है। यूपीएससी मेंस की मैं बात कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी, particularly MSMEs. Comment on the present policy of government in this regard. हिंदी में क्या है? जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र विशेषकर एमएसएमई की बढ़ी हुई हिस्सेदारी तेज आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है। इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीतियों पर क्या कीजिए? टिप्पणी कीजिए। ये मेंस यूपीएससी 2023 का पहला पेपर थर्ड देखेंगे तो पहला ही क्वेश्चन ये है, आपको 150 वर्ड्स में करना था 10 मार्क्स में। अब मैं बात करूं आपसे, अगर क्या प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन कोई आया था तो ये देखिए, अगर सीरीज सी प्रीलिम्स के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 71 है। हो सकता है आप बहुत क्लियर ना देख पा रहे हो, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमएसएमई अधिनियम, एमएसएमई एक्ट 2006 के अनुसार, जिसके नियंत्रण और मशीनरी में निवेश 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए है, वो मध्यम उद्यम, मीडियम इंटरप्राइजेस में आते हैं। और स्टेटमेंट 2 है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन आते हैं, यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अधीन आते हैं। तो देखिए, दोनों टॉपिक यानी पीटी में भी क्वेश्चन आए हुए हैं और मेंस में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्या होता है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस क्या होते हैं, अर्थव्यवस्था में कैसे ये वर्कआउट करते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, एमएसएमई। हिंदी में अगर कहेंगे इसे तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। इंटरप्राइजेस की बात की हो रही है, यानी बात हो रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। अगर इकोनॉमी को आप 3 सेक्टर में बांटेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन आता है, और थर्ड सेक्टर में आते हैं सर्विसेज यानी सेवाएं, इसलिए इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इन तीनों सेक्टर में सेकेंडरी सेक्टर में आता है मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भारत का जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें 45% से अधिक कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। तो सवाल यह है, ये क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है? एक बड़ा पॉइंट आपसे, यानी ये एक उद्योग होते हैं जिनको 2 आधार पे क्लासिफाई किया जाता है। एक आधार है क्या? इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, और दूसरा होता है टर्नओवर, निवेश और टर्नओवर। निवेश का मतलब किसी भी उद्योग में कितना पैसा लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, और उतना पैसा लगाने के बाद कितना लेन देन वो कंपनी कर रही है, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर। तो जिस कंपनी में अधिक पैसा लगा होगा उसी के बेस पे उसकी साइज डिसाइड की जाती है। लघु होगा,
सूक्ष्म होगा या माध्यम होगा, यानी माइक्रो होगा, स्मॉल होगा या मीडियम होगा। इसको और आसान तरीके से समझ सकते हैं। हो सकता है जहां आप रहते हो तो आपके घर के बगल में छोटा किराने का दुकान है, वो है किराने का ही दुकान, जनरल स्टोर। लेकिन आप थोड़ा और बाहर जाओगे टाउन पे, देखो बहुत बड़ा दुकान है वो। तो दोनों में अंतर आप कर पाओगे ना? कैसे अंतर कर पा रहे हो? कैसे कहोगे ये छोटा दुकान है ये बड़ा दुकान है, जबकि एक ही चीज का दुकान है? वो आप ऐसे कह पाते हो क्योंकि आप उस दुकान में रखे हुए सामान को देखते हो, और रखा हुआ सामान मतलब क्या है? उतना पैसा लगाया गया है, इन्वेस्टमेंट। जहां ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगाया जाएगा वो उद्यम बड़ा दिखाई देगा, जहां कम इन्वेस्टमेंट होगा वो उद्यम छोटा दिखाई देगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट के आधार पर सरकार ने उद्यमों को, इंडस्ट्रीज को एमएसएमई के रूप में कन्वर्ट किया है या क्लासिफाई किया है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो एक बात समझ में आई, एमएसएमई के क्लासिफिकेशन का बेस क्या है? इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, और दूसरा टर्नओवर। क्लियर हुई बात? मैं आपको बात बताऊं, यहां पे एक और चीज समझने वाली बात है। आपने सुना होगा कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग क्या होता है? एमएसएमई के इतर एक क्लासिफिकेशन है ये, कुटीर उद्योग यानी कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है जो बेसिकली रूरल एरियाज में होती है, जिसमें कुछ एक परिवार के समूह मिलकर काम करते हैं, या सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह मिलकर काम करते हैं। और दूसरी बड़ी चीज क्या है, उसमें काम अधिक से अधिक मैनुअली किया जाता है, मशीन का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, इसलिए उसे कॉटेज या कुटीर उद्योग कहते हैं। कुटीर उद्योग, क्या क्लियर हुआ आपको? व्हाट इज कॉटेज इंडस्ट्री? कॉटेज इंडस्ट्री का क्या खासियत होगी कि इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो बहुत छोटा होगा, मैनुअली काम किया जाएगा, यानी लोग अपने शारीरिक श्रम से काम करेंगे। तीसरी चीज क्या है कि उसमें मशीन का प्रयोग ना के बराबर किया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा उदाहरण है लिज्जत पापड़। कहीं पापड़ बनाया जा रहा हो, अचार बनाया जा रहा हो, सिरका बनाया जा रहा हो, तो ये सब उदाहरण है किसके? कॉटेज इंडस्ट्री के, कुटीर उद्योग के। तो एक चीज है, हमने समझा कुटीर उद्योग क्या होता है। दूसरी चीज हमने समझा एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस क्या होते हैं। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस ऐसे उद्यम जो क्लासिफाई किए जाते हैं किसका? विनिवेश और टर्नओवर के आधार पर। और यहां पे होता क्या है एमएसएमई में? मैन्युफैक्चरिंग। एमएसएमई में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग की हिंदी होती है प्यारे बच्चों विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब क्या होता है? किसी भी कच्चे माल को, कुछ चीजों को उठा करके उसको एक प्रोसेसिंग के थ्रू नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, या उसको असेंबलिंग के थ्रू, असेंबलिंग का मतलब आपस में जोड़ करके नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। तो एमएसएमई ऐसे उद्यम होते हैं जहां गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, विनिर्माण किया जाता है। निवेश और टर्नओवर के आधार पर एमएसएमई को क्लासिफाई किया जाता है। अब देखिए क्या है क्लासिफिकेशन एमएसएमई का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां देख लीजिएगा, आप चाहे तो इसको नोट भी कर लीजिएगा। क्या 2006 में एमएसएमई एक्ट लाया गया था। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, एमएसएमई एक्ट कब लाया गया? 2006 में इसको क्लासिफाई किया गया। हालांकि ये बात 60s के दशक से ही चल रही थी, लेकिन एक्ट का रूप लिया गया 2006 में। तो एक क्वेश्चन ये हो गया कि एमएसएमई का क्लासिफिकेशन किस एक्ट में आया गया या कब आया गया? 2006 में। अब क्लासिफिकेशन क्या किया गया? उसमें हुआ क्या है कि जितने भी इंटरप्राइजेस थे उनको दो भागों में बांटा, क्लासिफिकेशन किया। अगर आप देख पा रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस और सर्विस इंटरप्राइजेस, यानी पूरे एमएसएमईज को दो पार्ट में बांट किया। मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण, और सर्विस यानी सेवा उद्योग। और अगर मैं आपसे पूछूं इन्वेस्टमेंट की बात, तो आप खुद मुझे बताइए कि इन्वेस्टमेंट अधिक विनिर्माण उद्योग में लगेगा या सेवा में?
आप थोड़ा सोच के बताइए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा या सर्विस इंडस्ट्रीज में? इन्वेस्टमेंट तो दोनों में लगेगा, लेकिन रादर देन किस में लगेगा? बिल्कुल सही सोच पा रहे हैं आप, मैन्युफैक्चरिंग में एकदम सही सोच रहे हैं आप। क्यों मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा लगेगा इन्वेस्टमेंट? थोड़ा सोचिए और थोड़ा सा जोर दीजिए। इसलिए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में मशीनरीज की जरूरत होती है, मशीन खरीदना होता है हमें, जबकि सर्विस इंटरप्राइजेस में ज्यादा काम ह्यूमन रिसोर्स का होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स का, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, किसी एक चीज की फैक्ट्री लगानी है तो मशीन खरीदना पड़ेगा, तो उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत, निवेश की जरूरत होती है। लेकिन मान लीजिए आपको एक कॉल सेंटर ही खोलना है, तो आप इंसान होना चाहिए, एक मोबाइल होना चाहिए आपके पास, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, कॉल सेंटर इंडस्ट्री शुरू, उसमें कम इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया रखा। तो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, तो पहले तो क्या है, 2006 के तहत एमएसएमई, मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन यहां से पूछता है और देखो क्वेश्चन पूछा भी है। 2006 के अनुसार एमएसएमईज को दो भागों में क्लासिफाई किया गया, विनिर्माण और सेवा, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। दूसरी बात, मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट की ज्यादा जरूरत होती है, तो देखिए माइक्रो के लिए इन्वेस्टमेंट का क्या रूट रखा, अप टू 25 लैक्स। अगर कोई ऐसा उद्योग मैन्युफैक्चरिंग है और उसमें कितना निवेश लग रहा है बच्चे, 25 लाख रुपए लग रहा है, तो उसको माइक्रो में रखेंगे। लेकिन सर्विस सेक्टर में देखो केवल 10 लाख तक किया, जो मैंने अभी बताया आपको कि सर्विस सेक्टर नीड्स लेस इन्वेस्टमेंट रादर देन मैन्युफैक्चरिंग। दूसरी बड़ी चीज है, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए क्या है, आप क्राइटेरिया रख दिया, इसको कह दिया 5 करोड़ तक, 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट, और यानी 25 लाख से 5 करोड़ तक। और जबकि सर्विस सेक्टर के लिए 2 करोड़ तक कर दिया। और 2006 के लिए इन्वेस्टमेंट जो था मीडियम इंटरप्राइजेस में, ये 10 करोड़ कर दिया, और सर्विस के लिए कर दिया 5 करोड़। क्लियर हुई बात? तो दिस इज हाउ, ये 2006 का ओल्ड डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन है, ठीक है। और एमएसएमई के लिए क्या है, न्यू क्लासिफिकेशन में क्या किया गया, 2000 जून 2020 में सरकार ने क्या किया, एमएसएमई की परिभाषा बदली। जून 2020, याद कीजिए टाइमिंग, कोविड आया हुआ था, पहली लहर आ चुकी थी, उसके बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना था, पटरी से अर्थव्यवस्था डिरेल्ड हो चुकी थी, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान आया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है बच्चों। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने एमएसएमई की क्लासिफिकेशन को क्या किया, चेंज किया, नई डिफिनेशन लाया, एंड विच इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर का क्लासिफिकेशन अलग अलग हटा दिया, और कहा कि अब क्या है, दो बेस हमने बनाया, एक बनाया हमने क्या, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर हमने बनाया। तो देखिए, आप चाहें तो लिख सकते हैं, माइक्रो के लिए क्या लिखा, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 1 CR, कितना होना चाहिए, 1 CR, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, टर्नओवर 5 CR, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ क्या, टर्नओवर होना चाहिए, ये कहलाएगा माइक्रो। स्मॉल के लिए क्या किया, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ लिखा। और ये जो क्लासिफिकेशन था किसका, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, उसको खत्म कर दिया, दोनों के लिए एक कर दिया। और तीसरी चीज क्या है, मीडियम के लिए कर दिया क्या, इन्वेस्टमेंट 20 करोड़, टर्नओवर कितना, 100 करोड़ कर दिया। ये रिवाइज्ड है, इसके पहले हमने कहा था इसको, ये 250 करोड़ किया हुआ था, लेकिन अभी उसे आपको नहीं देखना है, फिलहाल ये लेटेस्ट और रिवाइज्ड है। तो आप कह सकते हैं एमएसएमई की न्यू डेफिनेशन के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में अगर माइक्रो इंडस्ट्री है, उसमें इन्वेस्टमेंट
1 करोड़ का होना चाहिए, टर्नओवर 5 करोड़ का होना चाहिए। स्मॉल इंडस्ट्रीज है, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का होना चाहिए और 5 करोड़ का होना चाहिए। और मीडियम के लिए 20 करोड़ का होना चाहिए, टर्नओवर 100 करोड़। पिछले से अगर तुलना करेंगे आप, तो आप देखिए अगर 2 करोड़ यहाँ है मीडियम, इसको सीधे 10 करोड़ बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या है? नई डेफिनेशन में सरकार ने इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया बहुत लार्ज कर दिया। क्यों कर दिया? सोचने वाली बात है। और इसी कारण से क्वेश्चन पूछा भी गया यूपीएससी के अंदर कि सरकार एमएसएमई की रिवीजन डिफिनीशन को रिवाइज्ड क्यों कर रही है, क्या कारण है? उसके कारण थोड़ा समझना पड़ेगा। एक बड़ा ह्यूज अंतर क्रिएट कर रहा है। इससे क्या फायदा होगा? बहुत सी कंपनियां अब माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के दायरे में आ जाएंगी। और सरकार दरअसल ऐसा चाह भी रही थी। सरकार क्यों चाह रही थी, इसको मैं आपको समझाता हूं। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से पुराना परिभाषा और नया एग्जिस्टिंग एमएसएमई की क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया। ये आंकड़े आप चाहें तो लिख सकते हैं। और फिर अब मैं आपको समझा रहा हूं कि सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा बढ़ाई क्यों, या उसका जो क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट का न्यू डिफिनीशन में इसको इनलार्ज क्यों किया। देखिए मैं समझाता हूं इसको। कोविड-19 आया, किसी को पता नहीं था। अगर इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 की बात करोगे आप, तो उसमें ये लिखता है कि ये जो दौर था कोविड के बाद का दौर ना, हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का बहुत दौर था। किसी को कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, कौन सी वेव आ जाएगी, कौन सा कोविड का वेरिएंट आ जाएगा। और इसमें आपको इकोनॉमी चलाना भी था। ऐसे में क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए सरकार ने क्या सोचा, भैया जान है तो जहान है। इसलिए उत्पादन छोड़ो, जीडीपी को अभी साइड में रखो, कोविड आ चुका है, लोगों की जिंदगी बचाओ। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया लॉकडाउन। लॉकडाउन ले लिया सरकार ने, सब बंद हो गया। लेकिन ऐसे तो सब कुछ रुक नहीं जाएगा। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, इतना देश है, आपको पॉलिसी मेकिंग करना पड़ेगा। तो सरकार ने पॉलिसी मेकिंग के लिए पोस्ट कोविड एरा में एक नई स्ट्रेटजी अपनाई। अर्थव्यवस्था जो जीडीपी अर्थव्यवस्था में जो पटरी से उतर गई थी, उसको फिर पटरी पे लाना था। तो भैया अपने सोचने का तरीका बदलना था, अपनी पॉलिसी मेकिंग के स्टाइल को चेंज करना था। ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या किया, दो तरह का रिफॉर्म शुरू किया। क्या रिफॉर्म शुरू किया? रिफॉर्म ये शुरू किया, पहले तो मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी मेकिंग की स्ट्रेटेजी चेंज की। इसको कहते हैं एजाइल अप्रोच। इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे में एक टर्म और यूज किया गया था, बारबेल स्ट्रेटजी। बारबेल स्ट्रेटजी या एजाइल अप्रोच, क्या इसका मतलब होता है? इसके पहले तक, जो कोविड के पहले जो पॉलिसी मेकिंग थी, उसको कहते थे वाटरफॉल स्ट्रेटजी। वाटरफॉल स्ट्रेटजी क्या होता था? वाटरफॉल स्ट्रेटजी में सरकार क्या करती थी, जैसे वाटरफॉल झरना होता है ना, एक जगह से चला, गिरेगा कहां पता होता है। यानी सरकार 5 ईयर प्लान जो बनाती थी ना, वाटरफॉल स्ट्रेटजी पे बनाती थी। इसी के आधार पे काम होता था कि हमने एक प्लान सेट कर लिया, उस प्लान के हिसाब से चलते जाएंगे। इतनी अनसर्टेनिटी के चांसेस नहीं थे। लेकिन कोविड के बाद सरकार ने अपने अप्रोच को चेंज किया, एजाइल अप्रोच, जिसको कहते हैं बहुत फुर्तीले तरीके से नीतियां बनाना। और एजाइल अप्रोच का मतलब क्या है? जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाएं, उन्हीं एक्सपीरियंस के आधार पर ही अपनी पॉलिसी मेकिंग को करना। तो अर्थव्यवस्था कोविड के कारण पटरी से उतर गई। मैं आपको बताऊं, कोविड के दौर में 2019 के थर्ड क्वार्टर में या 19-20 में आप देख लो, जीडीपी -28 तक पहुंच गई थी, देश की जीडीपी।
पहुंचना था, क्योंकि उत्पादन नहीं हो रहा था, सब चीजें रुक चुकी थी। जिस देश में प्रोडक्शन नहीं होगा भैया, जीडीपी नीचे जाएगी, क्योंकि जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इफ नो प्रोडक्शन, लेस प्रोडक्शन, जीडीपी विल गो डाउन। सिंपल सी बात है, जीडीपी कहां जाएगी? नीचे जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या है, सरकार ने अर्थव्यवस्था को फिर पटरी पे लाने के लिए, देखो मैं इसको एमएसएमई से जोड़ूंगा, दो तरह के रिफॉर्म करने शुरू किए। एक था डिमांड साइड रिफॉर्म, डिमांड साइड रिफॉर्म, और एक होता है सप्लाई साइड रिफॉर्म। डिमांड साइड रिफॉर्म और सप्लाई साइड रिफॉर्म। डिमांड साइड रिफॉर्म का मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था में अगर पटरी पे अर्थव्यवस्था को लाना है तो आपको अर्थव्यवस्था के अंदर डिमांड्स क्रिएट करनी पड़ेगी, मांग सृजित करनी पड़ेगी। जब तक लोग किसी चीज की डिमांड नहीं करेंगे तो सप्लाई करने वाले लोग, प्रोडक्शन करने वाले लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए मांग, डिमांड साइड रिफॉर्म। और दूसरा कहा सप्लाई साइड रिफॉर्म, जो लोग सप्लाई में लगे हुए चीजों का उत्पादन कर रहे हैं उनके साथ भी खड़े होना है। दिस इज व्हाट सप्लाई साइड रिफॉर्म। डिमांड साइड रिफॉर्म का मैं कुछ एग्जांपल बताऊं, उस समय गवर्नमेंट ने क्या किया। गवर्नमेंट ने क्या किया उस समय, लोगों के खाते में डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, महिलाओं के खाते में सरकार ने सीधे पैसा दिया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि सरकार आए और लोगों के खाते में ये लो पैसा, जाओ। डिमांड यानी जब जो ये में पैसा आएगा एक बात तो डिमांड करेंगे कि नहीं, आप खुद ही सोच लीजिए। अभी आपको कहीं बाहर निकले, आपको 1 लाख रुपया मिल जाए, क्या करेंगे आप? जैसे ही जेब गर्म होता है तो दिमाग गर्म होता है, और दिमाग गर्म होता है तो कहाँ भागते हैं आप? कुछ खर्चा करने। यानी आपके मन में डिमांड्स क्रिएट होने शुरू होते हैं, यानी लोगों की जेबों में पैसा भेजना, डिमांड साइड रिफॉर्म। और जब मार्केट के अंदर डिमांड होगा तो भैया तभी आप कोई चीज प्रोडक्शन करेंगे। और ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था का मतलब यही होता है कि एक की खर्च दूसरे की आमदनी, इसी से इकोनॉमी चलती है। जीडीपी अच्छी तभी होगी जब लोग खूब खरीदेंगे। सिंपल बात समझिए, किसी देश की जीडीपी आगे तभी जाएगी जब उस देश के अंदर लोगों के हाथों में पैसा होगा। लोग जितना चीजें खरीदेंगे उतना ही मांग बढ़ाएंगे, और जब मांग बढ़ेगा तो उत्पादन उतना ही बढ़ेगा, और जितना उत्पादन बढ़ेगा उस देश की जीडीपी आगे बढ़ेगी। इसलिए देश के अंदर केवल बनाने वाले होने नहीं चाहिए, खरीदने वाले भी होने चाहिए। और जब खरीदने वाले होने चाहिए तो उनकी जेबों में क्या होनी चाहिए? पैसा होना चाहिए। और पैसा उनकी जेबों में तब आएगा, एक तो तरीका क्या है, सीधे खाते में भेज दो। सरकार ने दूसरा क्या किया, मनरेगा, मनरेगा के वेजेस बढ़ा दिए। ये भी एक सुधार था। जो लोग गांव आके काम करते तो उनके में पैसा मिलने लगा, पैसा मिलेगा तो डिमांड बढ़ाया उन्होंने। फिर क्या हुआ, फ्री राशन, सरकार ने फ्री राशन देना शुरू कर दिया। और भी ऐसे कई काम किए। तो जब खाने की चिंता नहीं रहेगी, जेब में पैसा रहेगा, कुछ और चीजें खरीदोगे जिनका उत्पादन होगा, डिमांड साइड रिफॉर्म। और सप्लाई साइड रिफॉर्म क्या किया, जो कंपनियां उत्पादन के काम में लगी है, मैन्युफैक्चरिंग के काम में लगी हैं, उनके साथ खड़े होना, उनको इजी लोन प्रोवाइड करवाना, उनके साथ खड़े होकर के उनके प्रोडक्शन में खड़े होना। दिस इज व्हाट सप्लाई साइड रिफॉर्म। और इसी का असर था, सरकार ने एमएसएमई की डिफिनेशन है उसको क्या कर दिया, बदल दिया या चेंज कर दिया, उसका दायरा बढ़ा दिया एमएसएमई के डिफिनेशन का। ठीक है, मैं यहां से दिखाता हूं आपको। तो अभी हमने ये पेज देखा कि अगर हम ये इन्वेस्टमेंट का जो लिमिट बढ़ाएंगे ना तो अधिक से अधिक कंपनियां आएंगी, और अधिक से अधिक कंपनियां जब आएंगी तो अधिक से अधिक कंपनियों को सरकार इजी लोन, क्रेडिट देना, एडवांस क्रेडिट देना, उनके कैपिटल की व्यवस्था करना शुरू कर देगी सरकार। दिस इज व्हाट, ये क्या है, ये है सप्लाई साइड रिफॉर्म। आपने एक और स्कीम का नाम सुना होगा, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव, पीएलआई। सरकार ने कहा जो भी कंपनियां इस टाइम पर प्रोडक्शन करेगी उसके प्रोडक्शन के हिसाब से हम उसको क्या, इंसेंटिव देंगे।
ये भी खड़े होना था किसके साथ? सप्लाई साइड रिफॉर्म के रूप में एमएसएमईज के साथ। तो क्या मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी कि सरकार ने बहुत स्ट्रेटजी के तहत 2006 में एमएसएमई का जो क्लासिफिकेशन था उसको चेंज करके 2020 में एमएसएमई की नई क्लासिफिकेशन रखी, जिसमें उसके इन्वेस्टमेंट और उसके टर्नओवर के दायरे को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया, उसका दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। इवन मैं आपको अगर सर्विस सेक्टर की बात करूं, जहां 2 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात थी स्मॉल इंडस्ट्रीज में हुआ था, अब वो 10 करोड़ बढ़ा दिया गया। यानी 10 करोड़ बढ़ाने का मतलब बहुत सारी कंपनियां सीधे आ जाएंगी एमएसएमई के दौरे में। तो अब इसमें होगा क्या, इनको लाभ क्या होगा भाई? अगर बहुत सी कंपनियां आ गई तो आपने एक बार इस क्वेश्चन में एक देखिए टर्म आया हुआ है, देखिए प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग, पीएसएल। यूपीएससी के क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, आपको पीएसएल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग। और प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है? बहुत आसान है। आरबीआई ने सभी गवर्नमेंट, प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स को कह रखा है, क्या कह रखा है? कि समाज के अंदर, सोसाइटी में कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनको औरों की तुलना में लोन ज्यादा चाहिए और पहले चाहिए। दीज आर द प्रियोरिटी सेक्टर्स। तो पहले बैंकों से कहा कि अगर तुम्हें लोन देना है तो इन्हें तुम्हें पहली प्राथमिकता देनी होगी, बिकॉज दे नीड लोन मोर देन अदर्स। और इस सेक्टर में आया कौन? फार्मर, किसान। प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग का कॉन्सेप्ट समझ पाए कि पहले तुम्हें इन्हें देना होगा, फार्मर, किसान, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज, एजुकेशन से संबंधित लोन, हाउसिंग से संबंधित लोन, और इसी में आएगा एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आप खुद ही सोचो ना, एक स्टूडेंट को लोन मिलना चाहिए कि तुम बहुत बड़े मालिया को लोन मिलना चाहिए? पहले अगर 2 लोग लोन लेने पहुंच गए हैं तो नैतिकता क्या कहती है, पब्लिक वेलफेयर क्या कहता है? तो कहा कि अपने प्रियोरिटी सेक्टर, पीएसएल एक स्कीम में बता रहा हूं आरबीआई की, इसके हिसाब से आरबीआई ने सभी बैंकों को कह रखा है कि अपने टोटल लैंडिंग का 40% उन्हें पीएसएल में करना होगा, प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लोन्स टू एमएसएमईज इंटरप्राइजेस अंडर द प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है। और पहला स्टेटमेंट जो है मीडियम इंटरप्राइजेस में, ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वहां पे अगर आप देख पाओगे क्या है पहला स्टेटमेंट में, ये मीडियम के लिए 10 to 5 करोड़ होना चाहिए, न कि कितना 15 to 25 करोड़। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? लोन्स गिवन टू द अंडर प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जो मैं आपको समझा रहा हूं, पीएसएल, प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग। यानी यूपीएससी का क्वेश्चन अगर आपको करना है तो कुल एमएसएमई पढ़ के नहीं समझ में आएगा, आपको बैंकिंग सिस्टम भी समझना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन क्यों पूछा वो मैं आपको बताया, क्योंकि सरकार खुद चाहती थी कि एमएसएमई के जो लोन हो प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लोन हो और अधिक से अधिक मिल सके, ठीक है। तो प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है? प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग में फिर से दोहरा रहा हूं, प्राथमिकता क्षेत्र की उधारी। ये आरबीआई का एक ऐसा योजना है, स्कीम है, जिसमें आरबीआई सभी गवर्नमेंट बैंक, सभी प्राइवेट बैंक, सभी फॉरेन बैंक्स को कहती है अपने टोटल लैंडिंग का, कुल उधारी का 40% उन्हें पीएसएल को देना होगा। अगर 100 करोड़ एक साल में वो लैंड कर रहे हैं तो 40 करोड़ रुपए पहले इन्हें देना होगा। दूसरी बात, विदिन इस 40 करोड़ 18%, सॉरी 18%, इस 40% का 18% फार्मर्स को देना होगा। यानी पहली प्राथमिकता किसान है। और अगर आप सरकार के इस बार के दृष्टिकोण को पढ़ेंगे, इकोनॉमिक रिव्यू को पढ़ेंगे,
गवर्नमेंट कहती है हमारे 4 प्रायोरिटीज हैं। कौन कौन है? गरीब, युवा, किसान और नारी। ये 4 लोग हैं जो हमारे पूरी प्लान एंड पॉलिसीज की प्राथमिकता में हैं। तो क्या इससे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग समझ में आया? एमएसएमईज क्या होती हैं वो समझ में आया? एमएसएमईज का क्या सिचुएशन है, क्या क्लासिफिकेशन है 2006 के हिसाब से वो समझ में आया? और एमएसएमईज के अगर मैं कंट्रीब्यूशंस की बात करूं तो मैं आपको बता देता हूं कि एमएसएमईज का रोल क्या है इंडिया के अंदर। तो देखिए, जो इस बार के सिचुएशन है, जो बजट 2023-24 के, उसके हिसाब से मैं आंकड़े बता रहा हूं। कुछ आंकड़े आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। पहला, एमएसएमईज आर द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था का बैकबोन है, क्योंकि भारत सरकार सबसे अधिक फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे कर रही है। अब ये भी बता दूं क्यों कर रही है, समझिए इस बात को। आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूं। चलिए, देश की जीडीपी को, देश की जो पूरी इकोनॉमी है, 3 सेक्टर्स में बांटते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और ये है टर्सरी सेक्टर, सेवा क्षेत्र। और सबसे अधिक लगभग 58% कंट्रीब्यूशन क्या है सर्विस सेक्टर का इकोनॉमी में है, जीडीपी में। प्राइमरी सेक्टर का सबसे कम है और उसके बाद आता है 28 to 30% किसका? सेकेंडरी सेक्टर। यही एमएसएमई आता है। क्लियर हुई बात? सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। एक बड़ा टेंशन अब आ चुका है। क्या आ चुका है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई आने से आप सभी जानते होंगे, चैट जीपीटी 3.5 4.0 आ चुका है। बहुत सारे काम जो स्किल्ड लोग किया करते थे, कोडिंग, डिकोडिंग, बहुत सारे टीचिंग और बहुत सारे काम, आपने देखा होगा कि एक एंकर जाके पढ़ रही है, न्यूज़ पढ़ रही है, स्क्रिप्टिंग, और चैट जीपीटी आप इस्तेमाल भी करते होंगे। एआई आने से अब नया संकट देश में ये आने वाला है कि पढ़े लिखे लोगों की नौकरी जाने वाली है। और भारत आउटसोर्सिंग का हब है। पूरी दुनिया से भारत से लोग सर्विसेज लेते हैं। अब तो यहां चक्कर आ जाएगा ना भाई, दिक्कत। अगर यहां बेरोजगारी उत्पन्न हो गई तो एक देश की अर्थव्यवस्था जहां पे बहुत अधिक डिपेंडेंसी एक सेक्टर पे है, और अगर उस सेक्टर पे खतरा मंडराएगा, देश की अर्थव्यवस्था पे दिक्कत आएगी। इसलिए सरकार कह रही है सर्विस सेक्टर पे फोकस तो रखे ही रखेंगे, साथ में हमें फोकस किस पे रखना है? मैन्युफैक्चरिंग और प्राइमरी सेक्टर भी फोकस रखना है, तभी देश का बैलेंस ग्रोथ हो सकता है। क्या अब आपको क्लियर हुआ कि गवर्नमेंट इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रही है मैन्युफैक्चरिंग पे? और अगर आपको बता दूं कुछ स्कीम अगर आपने सुना होगा, मेक इन इंडिया। अच्छा, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया में क्या अंतर होता है? मेक इन इंडिया का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी बाहर की होगी, यहां के असेंबल करो, यहां मैन्युफैक्चरिंग करो, इट इज मेक इन इंडिया। लेकिन मेड इन इंडिया का मतलब क्या है? कि टेक्नोलॉजी भी इंडिया की और यही मैन्युफैक्चर भी हो रही है। तो ये बेसिक अंतर है मेड इन इंडिया और मेड इन इंडिया में। बात समझ में आई? तो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में ये अंतर है। अब दूसरी बात ये है, एक स्कीम आपने सुना होगा, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया स्कीम भी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई है। यहां पे एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत तेजी से बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया था। आपने एक और स्कीम सुना होगा, स्टैंड अप इंडिया। ये सारी स्कीम मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई है। आपने एक और स्कीम सुना होगा, मुद्रा, मुद्रा योजना। ये सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है। तो सरकार मैन्युफैक्चरिंग पे इतना फोकस क्यों कर रही है? क्योंकि सरकार भी जान रही है, अगर हमें अपनी चीजों को, अपने को सेल्फ रिलायंट बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, तो हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे पूरा फोकस करना होगा, इसको एक हब बनाना होगा, तभी इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बातें समझी जाएगी या सुनी जाएंगी। तो अब देखिए क्या है, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो एमएसएमई का बैकबोन है इकोनॉमी का। दूसरी चीज क्या है? ये देश की जीडीपी में 30% का कंट्रीब्यूशन करता है। आप चाहें तो लिखते चले, देश की जीडीपी इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? 30% कंट्रीब्यूशन है।
दूसरी चीज क्या है, ये देश की जीडीपी के में 30% का होना है। 45% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इज प्रोवाइडिंग फ्रॉम एमएसएमई। देश में जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका 45% कंट्रीब्यूट कौन करता है, एमएसएमई करता है। देश के टोटल एक्सपोर्ट का 42% कंट्रीब्यूशन कौन करता है, एमएसएमई करता है। देश के अंदर टोटल जो एक्सपोर्ट है उसका 42% कौन करता है, एमएसएमई करता है। तीसरी चीज क्या है, देश के अंदर रोजगार देने के नंबर में नंबर 2 पे है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने में नंबर 2 पे कौन है, लिख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 पे कौन है, एग्रीकल्चर। देश के अंदर जॉब देने के मामले में कृषि के बाद नंबर 2 पे कोई है क्षेत्र तो कौन है, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। और बजट के हिसाब से लगभग 11 करोड़ लोग को 11 करोड़ लोगों को एमएसएमई सेक्टर में जॉब मिला हुआ है। और आप देखिए ना, आप जिस गांव से होंगे, आपके गांव के, अगर यूपी से हैं आप तो, बिहार से हैं आप तो, आपके गांव के 80% लोग मुंबई, दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, सूरत यहाँ जाके कमाते हैं। तो उन्हें नौकरी कहाँ मिलती है, किसी न किसी एमएसएमई में ही तो मिलती है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस में ही मिलती है। तो रोजगार के मामले में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अगर इस बजट की बात की जाए तो एक और आंकड़ों की बात करूं मैं, तो सरकार ने क्या है, 1 से 30 लाख एमएसएमईज को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत एडिशनल क्रेडिट दिया हुआ है, ठीक है। और ये 50,000 करोड़ के आसपास है, ठीक है। फिर कह रहा है 2 लाख करोड़ एडिशनल क्रेडिट फॉर माइक्रो स्मॉल इंटर टू बी फैसिलिटेटेड अंडर द क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट इसके तहत दिया गया। और राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम विथ आउटले ऑफ 6,000 करोड़ टू बी रोल्ड आउट। और एक और खास बात कहा गया है, 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन थ्रू एमएसएमई सेल्फ रिलायंट फंड बनाया गया है। सेल्फ रिलायंट फंड के तहत, एमएसएमई सेल्फ रिलायंट फंड के तहत 50,000 करोड़ रुपए का क्या है, एक फंड क्रिएट किया गया है इस प्रक्रिया में, इसको एमएसएमईज को बढ़ाने के लिए। तो एमएसएमईज को लेकर के थोड़ा सा हमें इसकी इंफॉर्मेटिव या फैक्चुअल चीजें मिली। इस पूरी क्लास में इतने देर में हमने समझा, कुछ क्या खास चीजें हमने समझी हैं, थोड़ा सा समझिए। अभी तक हमने बताया है कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, फिर उसके बाद हमने बात किया एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस क्या होते हैं, वो हमने बात किया। फिर हमने कहा कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। दूसरा चीज क्या है कि न्यू डिफिनीशन ऑफ एमएसएमई कब लाया गया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। न्यू डिफिनीशन ऑफ एमएसएमई कब लाया गया, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए अभी तक आपको क्लास याद है कि नहीं, आप पीछे मत जाइएगा, इसको स्क्रॉल करके मत देखिएगा। अगर इस क्लास में जुड़े हुए हैं तो वो हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। तीसरी चीज हमने देखा कि एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है, मैन्युफैक्चरिंग में कितना है, एम्प्लॉयमेंट में कितना है, एक्सपोर्ट में कितना है। ये सारे आंकड़े आप एक बार दोहरा लीजिए, आई थिंक ये आपके काम आने वाले हैं। इसके मेन से रिलेटेड जो प्रैक्टिस है या इस तरह चीजें हैं, हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट एमएसएमई, ठीक है। और भी डिफरेंट टॉपिक्स पर हम आपसे बात करते रहेंगे। तब तक खूब मेहनत करिए और देखते रहिए अर्थ की पाठशाला।